नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, प्राण प्रतिष्ठा होना है। राम मंदिर के उद्घाटन के मुद्दे पर पूरे देश में गोदी मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया है, ऐसी उन्मादी राजनीति को हवा दे दिया है कि जिससे सारे चैनल टीआरपी के लोभ में चाहते हैं कि भारत के अन्य समस्याओं को, भारतीय नागरिकों की समस्याओं को, पूरे भारतीय जनता के तमाम अलग अलग मुद्दों को राम मंदिर उद्घाटन मुद्दे से ढक दिया जाए। लेकिन तभी राम मंदिर जैसे मुद्दे पर जब पूरा देश राम मंदिर की तरफ देख रहा है और पूरा प्रशासन, पूरा केंद्र सरकार राम मंदिर उद्घाटन के लिए तैयारी कर रही है, ऐसे में भी कोई व्यक्ति कैसे ईमेल लिखकर राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दे सकता है। दरअसल 27 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने स्पेशल टास्क फोर्स हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम को सूचित किया कि कोई जुबैर खान नाम का व्यक्ति राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दिया और योगी आदित्यनाथ को भी मारने की धमकी दी। अन्य चैनलों में और रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इस ईमेल में योगी आदित्यनाथ को और अन्य भाजपा के बड़े बड़े शीर्ष नेताओं को भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई। यह धमकी सारिक खान और जुबैर खान के नाम से ईमेल आईडी बनाकर दी गई थी। सोच लीजिए, ऐसे समय में जब पूरे देश के तंत्र का जुटान राम मंदिर मुद्दे पर हो रखा है, ऐसे में भी कोई धमकी दे रहा है। तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि ये दोनों ईमेल, जो सारिक खान और जुबैर खान नाम का ईमेल था, दोनों ईमेल दरअसल ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा ने बनाई थी। यूपी के ही स्पेशल टास्क फोर्स ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ लिया। स्पेशल टास्क फोर्स की गहन जांच से खुलासा हुआ कि दोनों ने अपने मालिक देवेंद्र तिवारी, जो भारतीय किसान मंच और भारतीय गौ सेवा परिषद नाम से एनजीओ चलाता है, के कहने पर दोनों ईमेल बनाए और धमकी भरे ईमेल, यानी राम मंदिर को बम से उड़ाने वाली धमकी वाली ईमेल भेज दी। और यह बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकारों ने वो तस्वीर भी जारी की जिसमें देवेंद्र तिवारी खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हंसते हुए उपहार भेंट देते हुए दिख रहे थे। तो आप सारा खेल समझ ही रहे होंगे क्या चल रहा था। फिलहाल सघन जांच चल रही है और 22 जनवरी 2024 तक राम मंदिर के उद्घाटन होते होते तक कोई राजनीतिक षड्यंत्र की आशंका जताई जा रही है। दरअसल पूरे देश में यह डर का माहौल है कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले फिर से शायद कोई ऐसी घटना होगी या हो सकती है या करवाई जाएगी। अब किसके द्वारा करवाई जाएगी यह जनता नहीं कह रही है, लेकिन कह रही कि कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना जरूर कराई जा सकती है जिससे फिर से एक पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी को फायदा हो। अब जनता ऐसा क्यों कह रही है, यह तो बड़ा ही गहन और गंभीर सवाल है। दरअसल जनता इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पुलवामा कांड हो गया था और पुलवामा कांड में गलती जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भाजपा नेतृत्व की गलती ठहराई थी। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण पुलवामा जैसा दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो गया, क्योंकि जितने भी वहां पे लोग मारे गए उस आतंकवादी हमले में, महीनों से उन्हें वहां से उस इलाके से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की जा रही थी, जिसे सप्लाई नहीं किया गया और अंततः उन्हें बाय रूट जाना पड़ा। उस इलाके में छिटपुट आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसा
सत्यपाल मलिक ने अपने कई सारे इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने राहुल गांधी के साथ हुए बातचीत में भी कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहती तो उन सैनिकों को, उन जवानों को हेलीकॉप्टर देती और वे हवाई यात्रा से सुरक्षित चले आते। इतना ही नहीं, उससे भी बुरी बात जो भाजपा के नेतृत्व में हुई, शर्मसार करने वाली बात जो हुई, वह यह कि जहां एक तरफ पूरा देश पुलवामा पर हमले के जवानों के शहीदी पर, शहादत पर पूरा देश गमगीन था, गम में डूबा हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री एक चुनाव में उन जवानों के नाम पर वोट मांग रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर के भाजपा पार्टी से संबंध रखने वाले राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, और एक दो जगह नहीं, बार बार कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि 2024 के पहले भी भाजपा ऐसा कुछ करवा सकती है, इसलिए पूरे देश के पढ़े लिखे लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जब सत्यपाल मलिक जैसे बड़े और जिम्मेदार पद पर रहने वाले नेता ऐसा कह रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर जो आशंका जताई जा रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया जा सकता है या दिलवाया जा सकता है, तो कौन देगा और कौन दिलवाएगा यह तो वक्त बताएगा। लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक कुछ दिन पहले से बम से उड़ाने की धमकी मिलना कि राम मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ जी को उड़ा दिया जाएगा, मुख्यमंत्री को उड़ा दिया जाएगा, और उसमें जो नाम निकल के सामने आए वे वो लोग निकल के, उनका नाम निकल के सामने आया जिनकी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी मिली हैं। जाहिर सी बात है, अभी जांच चल रही है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भारत की जनता कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र है, सोच पर ताला नहीं लगाया जा सकता है। दरअसल 90 के दशक में शुरू किया गया राम मंदिर के नाम पर हिंदुत्व के खेल में एक पार्टी को लाभ ही लाभ हो रहा है, बाकी सारे दलों को नुकसान पर नुकसान। भाजपा के प्रचंड बहुमत वाली सरकारी तंत्रों के सामने सभी विपक्षी दलों की विचारधारा कमजोर दिख रही है। बहरहाल विचारधारा तो कमजोर नहीं होती है, विचारधारा के मानने वाले भले किसी दूसरी विचारधारा के सामने घुटने टेक दें। विपक्षी दलों की विचारधारा कमजोर न भी हो, तब भी उन विचारधाराओं में विश्वास रखने वाले नेताओं का विश्वास खुद ब खुद डगमगाया हुआ है। राम मंदिर जैसे बहुसंख्यक धार्मिक और उन्मादी राजनीति के गठजोड़ ने भाजपा को अपराजय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती सम्राट जैसा मजबूत शासक के रूप में मानने पर मजबूर कर दिया है। फिर भी राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी जा रही है, वह भी ईमेल से। आप सोच लीजिए, आप खुद सोचिए कि धमकी देने वाले लोग इतने भोले हैं कि ईमेल से राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा उस समय भी बड़े मुद्दे के रूप में पेश किया जाता रहा जब राम मंदिर का मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं था। तीखा सच तो यह है कि हाल में ही हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वोट लेने के लालच में, किसका वोट? हिंदुत्ववादियों का वोट लेने के लालच में, जिसको खुद कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दंगाई मानती है, बल्कि वो मानते हैं कि ये कंजर्वेटिव है, और मानते हैं, राहुल गांधी कहते हैं नफरती, क्योंकि वो तो कहते हैं कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और मोहब्बत की दुकान पे लोगों को बुलाते हैं, लेकिन जो उनकी मोहब्बत के दुकान के ग्राहक नहीं हैं, तो राहुल गांधी की नज़र में वे एक तरीके से मोहब्बत से दूर हुए, यानी गैर मोहब्बत के हुए। उनका भी वोट लेने की लालच में
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो यहां तक कह गए कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने ही सबसे पहले राम मंदिर का ताला खुलवाया था। बहरहाल कमलनाथ जी ने बोला तो सच ही था। कांग्रेस के आला कमान ने कमलनाथ को इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। जाहिर सी बात है, कांग्रेस को लग रहा होगा, जैसे मीडिया रिपोर्टिंग मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान चल रही थी, कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत ला सकती है। और हम जानते हैं, जो वहां के लोकल रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने कई तस्वीरें भी ऐसी सोशल मीडिया पर अन्य जगहों पे सार्वजनिक की थी। वहां के बहुत सारे लोगों ने ऐसी फोटो वायरल की थी जिसमें पहले से ही कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनने की बधाई का द्वार लग गया था। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ हम सभी जानते हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के सारे नेता और विपक्षी नेता भाजपा को राम मंदिर के नाम पर उन्मादी राजनीति के लिए कोसते हैं, वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ कांग्रेस और भाजपा के विपक्षी दलों को शर्मिंदा करने पर आमादा थी। हालांकि वे खुद भी शर्मिंदा हुए, कांग्रेस भी शर्मिंदा हुई और भाजपा का कोई नुकसान भी नहीं कर पाए। हालांकि कांग्रेसी नेतृत्व भी कट्टर हिंदुत्ववादियों से वोट पाने की आस में चुप्पी बनाए रखी। हर चुनाव में ऐसा होता ही है। हुआ वही जो होना था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई। राम मंदिर का ताला खुलवाने का श्रेय भी कांग्रेस चुनाव में नहीं ले पाई। 90 के दशक से ही राम मंदिर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। धर्म और राजनीति का मिश्रण बहुत ही घातक होता है। हम भूल जाते हैं कि राजनीति करते करते कब हम धर्म यानी उन्मादी राजनीति करने लगते हैं, सांप्रदायिक राजनीति करने लगते हैं, सांप्रदायिक बातें करने लगते हैं, और कब धार्मिक होते होते हम राजनीति में घुस जाते हैं। राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है और छाया रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के तमाम प्रयासों के बावजूद राम मंदिर का मुद्दा उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि राम मंदिर मुद्दे की आड़ में भाजपा को लग रहा होगा कि सारे देश के विपक्षी दल समर्पण कर देंगे, हार मान लेंगे। लेकिन अलग अलग राज्यों से अलग अलग आलोचनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर जो आमंत्रण यानी इनविटेशन की राजनीति चल रही है, वह भी अपने आप में बड़ा विद्रूप है, भोंडापन है। उसमें इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री तो किसी पत्रकार से इंटरव्यू में मजाक उड़ाते दिख रहे हैं कि अच्छा लोगों को निमंत्रण चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब राम मंदिर, अगर आप कहते हैं कि यह आस्था का विषय है, तो आस्था आम लोगों का विषय होता है, आम लोग होते हैं। उसमें एक पार्टी कैसे दूसरे पार्टी को न्योता देगी या नहीं देगी। इतना ही नहीं, मैंने अपने पुराने एपिसोड में अपने चैनल पे इस पर भी मैंने अपनी बात रखी थी, आपको रिपोर्टिंग किया था, विश्लेषण किया था कि कैसे जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो सदस्य हैं चंपत राय जी ने आडवाणी जी और जोशी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी तक को निमंत्रण तो दिया, लेकिन साथ साथ आने को मना कर गए। यह भी न्यूज में बड़ा छाया रहा। तो राम मंदिर का मुद्दा सीधे सीधे कहीं से भी आध्यात्मिक नहीं है। देखते हैं आगे आगे राम मंदिर के उद्घाटन के जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे, कैसी कैसी राजनीतिक गतिविधियां सामने आएंगी। बहरहाल राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में जो बम से उड़ाने की धमकी देकर जो माहौल को खराब करने का षड्यंत्र था, वह तो पर्दाफाश हो गया, उस षड्यंत्र फेल हो गया, नाकामयाब हो गया। इसके लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही बधाई का श्रेय जाता है कि योगी आदित्यनाथ के एसटीएफ ने, उनके नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी ही मुस्तैदी से, इससे पहले कि दंगा फसाद का माहौल बनता, उनकी एसटीएफ फोर्सेस ने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया और इतने बड़े मुद्दे को, जहां पे नाम बदलने से, मुस्लिम नाम रख के मुसलमानों के प्रति वैमनस्व और जहर
फैलाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा था उसका पर्दाफाश कर दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपके मुद्दों को अगले एपिसोड में फिर मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।